तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत अच्छा मौसम था, 7 डिग्री टेम्परेचर है ओंटारियो में और मुझे लगा कि बाहर की लोकेशन पे शूट करना चाहिए। अंदर बैठ के बहुत बोर हो गया। और अभी क्या हो रहा है कि फेब का लास्ट आ रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे बर्फ़ पिघल रही है और भी अच्छा मौसम आने वाला है। यहाँ क्या होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पड़ता, कि अगर आप देखोगे 7 डिग्री है 6 डिग्री है, ज़्यादा हवा का फ़र्क पड़ता है। अगर आज जैसे हम देखें तो विंड बहुत कम है, तो विंड 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। तो यहाँ पर जो 7 डिग्री टेम्परेचर भी है वो भी हमें 20 डिग्री फील हो रहा है। तो ये मैंने स्वेटर फॉर सेफ डाली हुई है कि मैं बाहर बनाने जा रही हूँ वीडियो। बट बहुत अच्छा मौसम है, अच्छी धूप निकली हुई है, बच्चे खेल रहे हैं और सभी बाहर। आज संडे का दिन है तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मैं पार्क में आई हुई हूँ तो मस्ती मार रहे हैं। तो ये तो रही वेदर की बात। तो वैसे ही लाइफ में भी धूप और छांव तो चलती ही रहती है। अगर आप फोकस्ड हो, मैं कनाडा की जर्नी की बात कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर होंगे जो कि ये सोचते होंगे कि जैसे गिव अप कर जाते हैं या 2-3 दिन के बाद मूड चेंज हो जाता है। जब तक आप फोकस नहीं हो इस जर्नी में आप नहीं आ सकते। यहाँ पे आपकी इमिग्रेशन जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है। आपको फोकस होना ही पड़ेगा। इंडिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़ के इस पे फोकस करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं जेन्युइनली कनाडा आने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि कई रास्ते होते हैं। हम कई बार एक डोर के पीछे खड़े होते हैं, हमें लगता है यही डोर खुलेगा। एक्सप्रेस एंट्री के पीछे खड़े हैं, सस्केचुअन में फाइल लगाई हुई है, तो हमें लगता है ये डोर ही खुलेगा। आप किसी और डोर को ट्राई करो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है और बहुत सारे रूट है, जैसे टूरिस्ट वीज़ा की बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि ईजी कर दी है गवर्नमेंट ने, और डेली कोई ना कोई टर्म ईजी हो जाती है। उसमें एक ये भी है कि जैसे मैंने होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट प्रोग्राम में फाइल लगाई हुई है, उसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस के बाद आपको पीआर मिलती है, जो मेरा पूरा हो जाता है 1-1.5 साल तक। बट अभी 2-3 दिन पहले ये अनाउंसमेंट आई है कि जो केयर गिवर्स हैं उनको सिर्फ 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही पीआर मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कदम है। मतलब अब जब आप जर्नी में कूद पड़ते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो कि इजी हो जाते हैं। बट आपको कुछ हिम्मत नहीं छोड़नी होती है। ये नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं भी बहुत बार रोई हूँ, मतलब शायद महीने में 1 बार 2 दिन तो मेरा ऐसा डिप्रेशन का दौर जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस इंडिया भाग जाऊँ और सब छोड़ छाड़ के। बट ऐसा नहीं होता। इंडिया में भी ऐसे कितनी बार सिचुएशंस आती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम रोने लग जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हम छोड़ के भाग जाएं यहाँ से। तो कनाडा में भी वही प्रॉब्लम्स हैं। तो आप इस जर्नी को अगर सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो आपको लगे रहना चाहिए। और जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने आइलेट्स की तैयारी मेरे साथ की थी। तो हम दोनों ने स्ट्रगल किया, 2 बार हमारे सेम बैंड आए, तो तीसरी चौथी पांचवी बार 5th अटैम्प्ट में उसने 10 CLB लिए हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब तक उसने वो आइलेट्स का क्लियर किया, 2 साल तक उसके घर के सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए और उसने ड्रॉप कर दिया अपना आइडिया कनाडा आने का। तो वही बात है कि आपको लगातार कोशिश करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही रूट पे चलते रहो कि आइलेट्स को इंप्रूव कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि 10 CLB से ही आपके हर प्रोग्राम में नंबर बन रहे हैं। कई बार 10 CLB वाले भी बैठे हुए हैं और उनके पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट इस जर्नी में। अब मेन टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए मैं आज वीडियो बनाने आई हूँ बाहर, जो कि है स्पाउस ओपन वर्क परमिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, कितने यहाँ पर वर्कर्स हैं जो कि यहाँ आते हैं और या उनकी शादी बाद में होती है या शादी हुई होती है, बच्ची हैं और वो इंडिया में हैं और वो आना चाहते हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोग तो मुझे भी पता है। तो उनको अप्रूवल इतना ईजी भी नहीं है, बट अभी कुछ टर्म्स गवर्नमेंट ने बहुत ईजी कर दी हैं। तो मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, हो सकता है कि आपको उसमें कुछ फ़ायदा हो, कुछ टिप्स मिलें, कुछ ट्रिक्स मिलें। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी जो भी ये टॉपिक है शुरू करती हूँ। स्पाउस ओपन वर्क परमिट का मतलब होता है कि अगर एक हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी यहाँ पर काम कर रहा है कनाडा में, चाहे वो ओपन वर्क परमिट पे हो, क्लोज वर्क परमिट पे हो। आपको पता ही होगा, ओपन वो होता है जहाँ आप कनाडा ऑल ओवर कहीं भी काम कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर। क्लोज होता है आप स्पेसिफिक किसी एम्प्लॉयर के अंडर करते हो और एक ही लोकेशन पे। तो किसी भी वर्क परमिट पे अगर आप हो और आपका स्पाउस इंडिया में है या फिर इनसाइड टूरिस्ट वीज़ा पे है, तो ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर स्पाउस ओपन वर्क परमिट। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रोसेसिंग टाइम 5 से 6 महीने होता है। तो जब आप फाइल लगाते हो तो आपको वेट करना पड़ता है और वो सब कुछ है। और कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने फेस की। मैं बताती हूँ कि 2 जनवरी को जब मैंने फाइल लगाई होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट प्रोग्राम की, अगर इस प्रोग्राम की आपको नॉलेज चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है उसके थ्रू मैं कैसे आई। उसमें हस्बैंड को ओपन वर्क परमिट मिलना था, बेटे को स्टडी वीज़ा और मेरे को वर्क परमिट। तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैंने तो वर्क परमिट ले लिया,
बट इस प्रोग्राम में इतने डिलेज चल रहे हैं कि अभी 1 साल से ऊपर हो गया है, मेरे हस्बैंड को ओपन वर्क परमिट नहीं मिला। तो आप ये सोच लो, मार्च में वो टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे, और इस कंट्री में सरवाइव करना विदाउट एनी जॉब इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब एक बेसिक नेसेसिटी है, वो आप पूरी नहीं कर सकते हो। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगी और बॉर्डर पे इनका वर्क परमिट लेके आऊंगी। जबकि मैंने इनकी फ़ाइल लगाई हुई है, फ़ीस भरी हुई है, मतलब मेरी फ़ाइल जो मेन लगी हुई है ना, उसमें इनकी भी फ़ाइल लगी हुई है। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगी। जब मैंने सर्च किया तो मैंने सर्च किया कि जो लो स्किल्ड वर्कर है ना, केयर गिवर्स, हाउस होल्ड काम करने वाले, या बहुत सारे लो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनके स्पाउस को टूरिस्ट वीज़ा पे वर्क परमिट नहीं मिल सकता। बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात थी। मुझे लगा कि गवर्नमेंट को ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए। लो स्किल्ड वर्कर को क्या खाना नहीं खाना, क्या उनको अपने हस्बैंड के साथ रहना नहीं है, क्या उनको अपने बच्चों के साथ नहीं रहना, ये तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो मैं घुटती रही। तो नवंबर में एक नोटिफिकेशन आया कि लो स्किल्ड वर्कर के भी स्पाउस यहाँ आ सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो फिर 30 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया। मैं 1 फ़रवरी को बॉर्डर पे पहुँच गई। अब मैंने उसके लिए रिसर्च की कि क्या करूं, कैसे करूं, मतलब कैसे अप्लाई करूं। मैंने बहुत सारी रिसर्च की। जो हमारे नियर बाय बॉर्डर्स हैं, एक्चुअली क्या होता है कि कनाडा में ऑल ओवर US कनाडा जो बॉर्डर होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रोसेस क्या है। ये फ्लैग पोलिंग प्रोसेस है। जब आप अर्जेंट बेसिस पे वर्क परमिट या कोई भी आपको अप्रूवल चाहिए होता है, तो आप बॉर्डर पे जाते हो, आप US के बॉर्डर पे जाते हो, और US के बॉर्डर पे आपकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि नहीं जी वापस जाओ। हमने वो एक पेज दे देते हैं आपको वाइट कलर का, उससे आप वापस जाते हो और फिर कनाडा बॉर्डर पे आते हो। इनके इमिग्रेशन वाले आपकी पूरी फाइल देखते हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको उसी टाइम ही वर्क परमिट दे देते हैं प्रिंट करके। तो इसको फ्लैग पोलिंग कहते हैं। फ्लैग पोलिंग मतलब आप बाहर जाके अंदर वापस उसी टाइम ही आ गए, ठीक है। तो ये मैंने करने का सोचा कि इसमें 1 दिन लगेगा। अगर मैं अप्लाई करने लग गई दोबारा से तो 5 महीने फिर और लग जाएंगे, 5 ऐसी जो भी प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो मैंने हिम्मत से मारी, मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। तो मैंने देखा कि बॉर्डर 5 या 6 हैं जहाँ पर अप्रूवल होते हैं। एक वैंकूवर साइड था, हम ओंटारियो में है तो हमें बहुत दूर पड़ता है, मतलब बाय एयर ही 2-3 घंटे का रास्ता है। और फिर एक सरनिया है बॉर्डर, मतलब मैं मेंशन कर दूंगी अभी स्क्रीन पे। सरनिया है। जो मेन बॉर्डर है ना, जिनमें बहुत लोग जाते हैं, वो है रेनबो ब्रिज। ये नायग्रा फॉल्स पे तीन मैं अभी आपको स्क्रीन पे आप देख लेना, 3 बॉर्डर आते हैं। नायग्रा फॉल्स पे पहला जो आता है रेनबो ब्रिज, दूसरा आता है जहाँ हम गए थे पीस बॉर्डर ब्रिज, और तीसरा एक और है, वो भी आप स्क्रीन पे देख लेना, थोड़ा नाम मुश्किल है उसका। तो हम पहली बार जब रेनबो ब्रिज पे जाने के लिए सुबह निकले, तो हमने 7 बजे हम निकल गए। तो वैसे मैंने रिसर्च की थी, उन सब ने यही कहा था कि जल्दी चले जाना। बट हम करते कराते, अब बेटे को स्कूल भेजना था, वो करते कराते 7 बजे निकले, खाना वगैरह बनाया। अब पहली बार था जब वहाँ पहुँचे हम, और हमने बॉर्डर कार में ही क्रॉस किया। जबकि कार में क्रॉस नहीं करना होता, रेनबो ब्रिज पे आपको पैदल जाना होता है। आप बहुत सारे उसके वीडियोस भी देख लोगे कि वहाँ अपनी कार पार्क करके उसके बाद वहाँ पर आपको US बॉर्डर के लिए वो वहाँ पर एक गेट मिलेगा और US बॉर्डर लिखा होता है उस पर, और फिर आपको पैदल जाके रेनबो ब्रिज पार करना होता है। और फिर वहाँ पर जाके आपको US के बॉर्डर पे जो पर्सन मिलते हैं, वहाँ पर बटन होता है कुछ ग्रीन या रेड। एक्चुअली हम इस प्रोसेस में नहीं गए थे, मैं बताती हूँ हम किस प्रोसेस में गए थे। तो आगे इमिग्रेशन ऑफिसर क्या करता है कि, या बॉर्डर सिक्योरिटी जो भी है, वो क्या करते हैं कि आपको पूछते हैं कि आप क्यों आए हो यहाँ। तो आप बोलो कि मैं फ्लैग पोलिंग के लिए आया हूँ या आई हूँ। वैसे सिर्फ स्पाउस को ही जाना होता है, वहाँ पर 2 बंदों को नहीं जाना होता। तो यहाँ पर कनाडा बॉर्डर पे दोनों को ही जाना होता है, ठीक है। मतलब जिसके बेस पे मिलना वो भी, और जिसको मिलना उसको वो भी। तो वहाँ जाके आपको बोलना होता है फ्लैग पोलिंग के लिए आए हैं। फिर वो आपको आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आपकी फोटो करते हैं, बायोमेट्रिक होती है, और आपको वापस भेज देते हैं। वापस आप कनाडा बॉर्डर पे आते हो, अपनी पूरी फाइल सबमिट करवाते हो, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अभी बता देती हूँ। तो हमने क्या किया, हम कार में ही चले गए। अब कार में गए तो हम मेन इमिग्रेशन, जो मेन बॉर्डर सिक्योरिटी सर्विसेज थी ना US की, वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ पर और भी फाइलें थी, मतलब लोग और भी आए हुए थे अपने काम करवाने। तो हमें 12 बजा दिया उन्होंने। 3 घंटे वेट करने के बाद जब 12 बजे हम वापस कनाडा बॉर्डर पे आए, तो वहाँ पर वो बोलने लगे जी अब तो हमारा कोटा आज का पूरा हो गया, और आज हम कोई भी फाइल नहीं ले रहे इमिग्रेशन के लिए। दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हम सुबह की वेट कर रहे थे, और हम मतलब गलती हमारी भी थी। एक तो हमें पैदल जाना था नंबर 1, क्योंकि जब पैदल जाते हो तो वहाँ पर सिर्फ मतलब 2 या 3 मिनट लगते हैं। उसके बाद आपको वो आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आपको एक पेज करा देते हैं कि जाके अपने कनाडा बॉर्डर पे इमिग्रेशन में दे देना। इधर आके आप अपनी
वो पेज दिखाते हो कि मैं फ्लैग पोलिंग के लिए आया हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो और आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो टोटल 1 से 2 घंटे का प्रोसेस है। तो क्या हुआ कि हम वापस आ गए। फिर हमने सोचा हम पीस बॉर्डर पे चलते हैं। हमने पूछा वहाँ पर जो कनाडा के बॉर्डर पे जो टोल वाले थे ना, उनसे पूछा। और जब बस में इसमें जाते हो ना, जब अपनी कार में, तो $6 का टोल भी देना पड़ता है। पैदल में नहीं देना पड़ता, $1 का देना पड़ता है। तो ये भी एक डिफरेंस था। तो हमें नहीं पता था कि हमें कार में जाना है या फिर कार पार करके पैदल जाना है। ये गलती होगी हमसे। तो हम जब इनके पास आए कनाडा बॉर्डर पे, तो वो कहने लगे अभी आज तो हमने एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट करे, आप पीस बॉर्डर पे चले जाओ। अब जब पीस बॉर्डर पे गए ना, तो हमें टेंशन ही होने लगी, हमें मिले ही ना इमिग्रेशन ऑफिस। हम इतने परेशान हो गए कि हम करें क्या। हमें लगा अब 2 तो बज ही गए हैं, जब वहाँ पर नहीं मिला तो यहाँ क्या मिलेगा। तो हम वहाँ से मुँह चक के घर वापस आ गए। हमने कहा आज का तो हो गया काम। फिर मैंने बहुत रिसर्च की, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे। फिर मेरे को फेसबुक पे, मैंने बताया ना मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप में डाला ऐसे करके कि मैं ऐसे करना चाहती हूँ फ्लैग पोलिंग, कोई गाइड करेगा। तो एक बंदे का मेरे को मैसेज आया कि आप पीस ब्रिज पे जाओ, ये एड्रेस है। मतलब एक सेम, मतलब उसने एक एग्जैक्ट गूगल लोकेशन मेरे को दी। तो मैंने कहा ठीक है। हम सुबह उठे, हमने तैयारी करी। हम 3 फरवरी की बात है शायद। तो सुबह 3-4 की पता नहीं। तो सुबह हमने तैयारी करी और अपना मतलब बोरी बिस्तरा उठाया और कार में 3-3:30 हम चल पड़े। ठीक है, हम वहाँ पहुँचे पीस ब्रिज पे 4-4:30 के करीब शायद हम पहुँचे थे। तो हम फिर US बॉर्डर पे हमें पहले जाना था, US बॉर्डर में क्रॉस करना था। तो US बॉर्डर में मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं अब सारी लोकेशन आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि हमने पूरा रिकॉर्ड किया था वहाँ तो पीस ब्रिज पे, कि कहाँ गाड़ी पार्क करनी है, फिर वहाँ से पैदल कैसे जाना है। मैं नहीं गई थी क्योंकि मैंने इनको कहा था US बॉर्डर पे तो आप खुद ही जाओ, फ्लैग पोलिंग आपने करनी है, मैंने थोड़ा ना करनी है। तो ये पैदल चले गए वहाँ पे। बहुत 20-25 मिनट का रास्ता है पैदल का। और ठंड इतनी थी, हाथ पैर जम गए। एक चाइनीज़ भी था इनके साथ, तो वो दोनों मतलब साथ जा रहे थे, तो इनको थोड़ा साथ मिल गया। होता है ना कि एक्चुअली क्या होता है कि कनाडा में बाहर बहुत ठंड होती है ना, लोग कुछ ऐसा नहीं है कि रेडी वाला खड़ा उससे पूछ लिया भी भाई US बॉर्डर का है, ये कहाँ है, कुछ नहीं। मतलब यहाँ पर आपको कोई बंदा ना बंदे की जात, ऑफिस बने होते हैं वहाँ पर। एक कर्टेसी नहीं होती कि आप उसको खोल के पूछो जी हाँ ये वो हमने यहाँ जाना था तो वहाँ जाना था। बट हिम्मत मारनी पड़ती है। मैं न्यू कॉमर्स सेंटर में पहुँच गई थी। मैंने उनसे पूछा कि हमें US बॉर्डर जाना है। कहते कोई बात नहीं। फिर उन्होंने रास्ता बताया, तो मेरे हस्बैंड वहाँ चले गए। 20 मिनट का रास्ता था। ये USA बॉर्डर की तरफ है। अब मैं USA बॉर्डर की तरफ एंटर करने वाला हूँ। यहाँ पे ये जो है बिल्डिंग RF विल्सन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। बीस मिनट के रास्ते के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, कह रहे वेट कर रहा हूँ मैं US बॉर्डर पे। तो ऑफिसर आ रहा है। तो वो ऑफिसर आया, उन्होंने इनको वही मतलब बायोमेट्रिक की फ़ोटो की और एक पेज दे दिया जिस पे लिखा था यूर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। वो सारा रिकॉर्ड में आ जाता है। तो जब ये वापसी कर रहे थे ना, तो मैंने ना US का बॉर्डर टोल पे क्रॉस कर दिया देखने के लिए इनको कि ये कहाँ पहुँचे हैं, कैसे हैं। तो वहाँ पर ऑफिसर एक आ गया, मतलब अंदर से निकल के, कहता है आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ ऐसे करके कि हम फ्लैग पोलिंग के लिए आए। तो कहते हैं आपने तो US का बॉर्डर क्रॉस कर दिया। तो वहाँ टोल जो बने होते हैं ना, उससे ही आगे नहीं जाना होता आपको, वही जाएगा जिसने फ्लैग पोलिंग करनी है। ये अमेरिकन बॉर्डर है। मैंने अभी यहाँ से अपना फ्लैग पोल किया, उन्होंने मेरे को ये वाइट स्लिप दिया है और अब मैं वापस कनाडा की तरफ जा रहा हूँ। पैदल 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 पैदल। ये ऑलमोस्ट यहाँ से 15 मिनट लग जाएंगे पैदल जाने में। तो ये बड़ी सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली है। कह रहे आप कनाडा जो बॉर्डर सर्विसेज है ना, वहाँ पर वेट करो जाके। तो वहाँ क्या प्रॉब्लम थी, पीस बॉर्डर पे आपको 8 बजे काम शुरू है ना, तो 7:45 भी एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको बाहर ही खड़ा होना पड़ेगा। मतलब ठीक है। तो अब ऑफिस के बाहर खड़े हो गई मैं, ठंड लग रही थी। हस्बैंड का वेट किया, कह रहे हम आ रहे हैं। तो फिर ना कह रहे मैंने कहा लेट क्यों हो गए। कह रहे हम खड़े हैं अभी बॉर्डर पे, US का बॉर्डर तो क्रॉस कर गए हैं, 20 मिनट भी हो गए हैं, हम कनाडा के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। इसलिए क्योंकि अंदर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो 8 बजे से पहले अंदर नहीं जाने के। मैं कहा मैं भी बाहर खड़ी हूँ। कह रहे हम दूसरी साइड खड़े हैं। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो हमारी साइड आ गए।
और मैं अंदर गई, सबसे पहले हम ही थे और वो दूसरा चाइनीज़ था। मतलब 2 या 3 बंदे थे, जबकि रेनबो ब्रिज पे बहुत रश होता है, पीस ब्रिज पे इतना रश नहीं था। 1.5 घंटे का रास्ता था हमारे घर से। तो हम वहाँ पहुँचे तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा मेरे से, मैंने सारी कहानी सुनाई कि कुछ नहीं, मतलब खास ज़्यादा नहीं पूछते, मैंने वैसे थोड़ी बहुत कहानी सुना दी कि मैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए आई हूँ। कहते आप मार्च से आपके हस्बैंड यहाँ पे हैं, तो आप अब क्यों आए हो? फिर मैंने बताया कि लो स्किल्ड कैटेगरी को अब अलाउड हुआ है स्पाउस ओपन वर्क परमिट, पहले हाई स्किल्ड वर्कर ले सकते थे। कहते ओहो। फिर मैंने बेटे का भी बता दिया कि जी मेरा बेटा तो टूरिस्ट वीज़ा पे मेरे साथ बैठा, मतलब पढ़ रहा है। तो बेसिकली आपको इमोशनली भी इमिग्रेशन ऑफिसर को सारी चीज़ें बतानी होती हैं। जैसे अगर आप न्यूली मैरिड हो तो आप बताओगे कि हमारी अभी लाइफ शुरू हुई है, हम एक अच्छी लाइफ आगे स्पेंड करना चाहते हैं, इमोशनली भी एक दूसरे के साथ अभी अटैच हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारी लाइफ बन रही है। तो अगर आप वो लिखते हो ना SOP, जब भी आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो, तो वो चीज़ें बहुत टैक्टफुली लिखनी होती हैं। और पहले पूरी रोज़ एंड कॉलम में अपनी सारी डिटेल लिखो कि किस स्टेटस पे हो, क्या रीज़न है अप्लाई करने का, डेट ऑफ बर्थ क्या है। बेसिकली डेट ऑफ बर्थ से और आपके नेम से लोकेट होता है आपका सारा स्टेटस, ठीक है। तो वो सब चीज़ें सबसे ऊपर लिखो। तो ऐसे करके हमने 4-5 बातें बोली। मेन क्वेश्चन उन्होंने हस्बैंड से पूछे कि आप मतलब जो क्या कर रहे हो, कैसे आए थे, अच्छा ठीक है, और मतलब आपको वर्क परमिट चाहिए। तो कहते ठीक है आप फीस जमा करा दो। तो उस टाइम तो हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब रब नहीं मिल जाता, मतलब वर्क परमिट मिलने जा रहा है, ओ माय गॉड। मतलब मैं ऐसे करके खड़ी थी और मैंने मुट्ठियाँ ऐसे कस के बंद की हुई थी और मैं भगवान का नाम ले रही थी। और इन्होंने $255 फ़ीस जमा कराई। और जबकि ये फ़ीस हम पहले भी जमा करवा चुके हैं, मैंने आपको बताया ना, मैंने फ़ाइल लगाई हुई है। तो उन्होंने प्रिंट करने के लिए बोला, प्रिंट हुआ, हार्डली 20 मिनट लगे पूरे प्रोसेस में कैनेडियन सर्विस बॉर्डर पे। और हम वर्क परमिट लेके घर आ गए। मतलब रास्ते में इतने खुश थे। वो चाइनीज़ जो आया हुआ था उसको हमने लिफ्ट दी, क्योंकि वो वाटरलू से आया था। हमने कहा चल हम अपनी लोकेशन तक तेरे को छोड़ देते हैं। तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही हमारी ये। और इमिग्रेशन ऑफिसर को कुछ खास पूछना नहीं होता, वो सब देख लेता है कि आप एलिजिबल हो नहीं हो, फैमिली कैसी है कैसी नहीं है। हम तो वैसे ही एलिजिबल थे। और मेडिकल इनका इसलिए हुआ था क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड हुआ था ना, तो वो मेडिकल करवाते हैं। अगर 6 महीने से आप ज़्यादा स्टे करो कनाडा में तो मेडिकल पहले ही करवा देते। तो मेडिकल तो हुआ था, है ना। पुलिस क्लियरेंस हुई थी क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा लगा हुआ था, और सारा कुछ हुआ था इनका। सिर्फ हमने ठप्पा लगवाना था जी ओपन वर्क परमिट दे दो, क्योंकि मेरी वाइफ काम कर रही है यहाँ पे। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस था। मैंने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं मैं उसकी लिस्ट अभी यहीं पर दे देती हूँ। नंबर 1 आप पासपोर्ट लेके जाओ, वो तो मैंडेटरी है। नंबर 2 अपना वर्क परमिट, क्योंकि उसी के बेस पे सब कुछ मिल रहा है। नंबर 3 मैं सैलरी स्लिप्स लेके गई थी पिछले 3 महीने की, उन्होंने हाथ भी नहीं लगाई। वो मतलब ऐसे कहते हैं 3 मंथ की पे स्लिप्स देखते हैं, बट उन्होंने नहीं देखी, वो दूर रख दी। मेडिकल लेके गई थी अप फ्रंट, ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। 5वां मैं जॉब ऑफ़र अपना लेके गई थी, ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेके गई थी, जो मेरे को जॉब के टाइम मेरे एम्प्लॉयर ने दिया था मुझे, ठीक है, वो हो गया। और जितने प्रूफ लेकर जा सकते हो, मैरिज सर्टिफिकेट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही पता चलेगा ना। ऐसे थोड़ा हम किसी भी को मुंह चक के आप ले आओगे कि जी ये मेरा पति है और स्पाउस ओपन वर्क परमिट आपको लेना है। तो मैरिज सर्टिफिकेट देखते हैं, पासपोर्ट देखते हैं, आपका वर्क परमिट देखेंगे, जॉब ऑफर, एम्प्लॉयमेंट लेटर जो भी आपको दिया गया है, पे स्लिप्स। मैं आपको मैंडेटरी और ऑप्शनल ये दोनों की लिस्ट आपको दे दूंगी कि कौन से मैंडेटरी होते हैं डॉक्यूमेंट और कौन से ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल भी ज़रूरी हैं अगर फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो, ठीक है। तो ये मेरी कहानी है, और ऐसे ही हम गए और हम ले आए। तो मैंने ये देखा है कि मेरी जर्नी में कितनी बार बहुत मुश्किलें आई हैं, हमें बहुत मुश्किलें आई हैं, मतलब ऐसा नहीं है, बट मैंने हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला ही है, ठीक है। तो वही बात है कि अगर आप हार जाते हो ना, आप सोचते हो कि नहीं ये तो बहुत ही टफ है, तो फिर अगर सोचते हो ना कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, मेरी लाइफ की एक फंडा है कि मेरे को ऐसा लगता है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कोई दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनी जिसका सॉल्यूशन ना हो, और अगर इसी एटीट्यूड के साथ आप आगे जाओगे ना तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकलता है, ये 100% श्योर है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो भी बनाने में। वैसे आपको लग रहा है ये धूप बड़ी तेज़ है, पर ये जो हवा चल रही है ना, इससे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। और मैं बाहर आके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको नॉलेज मिल सके। तो अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी मेरे वीडियोस धड़ा आ रहे हैं, और मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ जो मुझे मिलती है कनाडा में बैठ के, वो मैं देती हूँ। अभी मैं यहाँ का मौसम भी आपको दिखा देती हूँ। देखो अच्छी सी धूप निकली हुई है। अब बच्चे धीरे धीरे घर चले गए हैं, क्योंकि
इस टाइम ना 4 बजे के करीब ठंड हो जाती है। ये स्केटिंग रिंग बनाया हुआ है। गवर्नमेंट क्या करती है कि गर्मियों में तो फुटबॉल मैच वगैरह होते रहते हैं ना, और सर्दियों में ये स्केटिंग रिंग बना देते हैं ताकि बच्चे यहाँ भी इंजॉय कर सके। तो कनाडा में क्या है कि ठंड बहुत पड़ती है, हर मतलब आप सोचो ना 12 महीने की ठंड है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये ठंड की भी बहुत सारी एक्टिविटीज इन्होंने कर दी हैं ताकि बच्चे बोर ना होए, बड़े बोर ना होए। अंदर भी इंडोर बहुत एक्टिविटीज हैं, छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगी। अभी मार्च में एक बहुत बड़ा होली फंक्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, अपनी पूरी कम्युनिटी कैसे एंजॉय करती है कैसे नहीं। और आज के लिए इतना ही, और में हम मिलेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आती हूँ और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच।